हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 7.2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे और आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। आज हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा और अगली जो क्लास आएगी वो आपके त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 हम शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में हमें टोटल 4 सवाल करने और प्रश्नावली करते हैं खत्म। तो सवाल संख्या 7 ने क्या बोला, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है? जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है सर, जिसका केंद्र यानी 2, -3 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4। बड़ा सिंपल सा सवाल है, 2 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं, ध्यान देना सर। पहले बनाते हैं वर्त। यह आपका वर्त है और ये क्या है? वर्त का केंद्र। ये वर्त का क्या है? केंद्र। अब मुझे ए बी एक व्यास है तो वर्त के केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। ये लो सर, ये ए हो गया, ये बी हो गया। पहली बात तो बोलो सर, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं। और जब बी आपके पास है तो बी के निर्देशांक तो हमेशा ही क्या होते हैं? x2, y2 होते हैं, ये तो हमने पढ़ रखा है। और ए के निर्देशांक क्या होते हैं? x1, y1। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा ही होते हैं x, y। अभी मैं बताता हूँ बीच में क्यों। और ये निर्देशांक आपको दे रखे हैं सर, 1, 4 दे रखे हैं और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। अभी मैंने x, y क्यों लिखा, सब बातें बताता हूँ। पहली बात तो आप यहाँ तक समझ लेंगे, आपको समझ में आएगी नहीं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये जो मूल बिंदु है ना, इस ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। इसका मतलब मध्य बिंदु होने का मतलब इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1:1 में विभाजित करेगा। ऑब्वियसली बात है ये तो सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर ये 1:1 में विभाजित कर रहा है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगेगा। और जब भी रेखाखंड बनता है तो इधर x1, y1 होता है, इधर x2, y2 होता है, बीच में x, y होता है। एकदम सिंपल सा सवाल है। आपको ए बिंदु के निर्देशांक निकालना तो आपको x1, y1 का मान निकालना। आप लिखेंगे चूंकि केंद्र O व्यास AB का क्या है? आपके मध्य बिंदु है। व्यास AB का क्या है साहब? मध्य बिंदु। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है यहां तक। व्यास AB का क्या है? मध्य बिंदु। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक से, और अगर आप मध्य बिंदु के निर्देशांक सोचेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है साहब x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। क्या यहाँ तक सब लाल और लालियों को बात समझ में आ गई? क्या आपको अगर रेखाखंड दे रखा है तो ये तो ओ मध्य बिंदु ही होगा, क्योंकि इधर त्रिज्या और इधर भी त्रिज्या बराबर होती है, हमेशा त्रिज्या मध्य बिंदु हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लें, आपका उत्तर आ जाए। देखो क्या चाहिए? x, तो x का मान कितना है? 2। x का मान कितना है? 2। चलिए सर, फिर क्या चाहिए? x1, तो x1 तो मुझे निकालना, क्योंकि a बिंदु चाहिए तो x1 तो निकालना पड़ेगा। x1 प्लस ये है x2, तो x2 का मान कितना है? 1 और बटा में 2 चल ही रहा। इधर y चल रहा, तो y का मान मेरे पास कितना? y का मान है मेरे पास -3 बराबर y का मान हो गया। y1 का मान कितना? y1 तो मुझे चाहिए, तो y1 प्लस ये है y2 का मान कितना है? 4 बटा में 2। एक बात बताता हूँ, अलग अलग चीजें हैं, लोग इसको x, y मान लेते हैं, अलग अलग चीजें। मैं आपको सेम पैटर्न चला रहा हूँ, मैंने 7 सवाल करवा दी, मैं हमेशा फिक्स ही चल रहा हूँ। x1, y1, x2, y2, बीच में x, y। बीच में चाहिए, अगर बीचों बीच बैठा तो x, y, इधर उधर बैठा तो भी x, y।
तो मान हमने रख दी। अब कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। ये इधर वज्र गुणा करवा दो, ये इधर वज्र गुणा करवा दो, तो x1 प्लस 1 बराबर 2 गुणा 2 कोमा y1 प्लस 4 बराबर -3 गुणा 2। तो ये हो जाएगा x1 प्लस का 1 बराबर 4, x1 बराबर 4 प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, तो x1 का मान कितना आ गया आपके 3 आ गया सर। यहाँ से y1 प्लस 4 बराबर माइनस का 6, तो y1 बराबर ये प्लस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 4, -6 और -4 हो जाएगा माइनस का 10। ये लो सर, उत्तर आ गया प्रश्न का, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम था नहीं। अतः बिंदु ए के निर्देशांक ए के निर्देशांक पहले कौन है x1 फिर y1, तो x1 का मान कितना 3 कोमा y1 का -10। ये लो सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई मुश्किल ज़्यादा काम है नहीं। आपको पहले तो एक वर्त बनाना था और वर्त में स्पष्ट बोला हुआ है कि ए बी एक व्यास है, तो व्यास ए बी अगर है तो ये केंद्र से होकर निकलेगा, और इसका केंद्र आपको 2, -3 दे रखा है, और बी के निर्देशांक 1, 4 दे रखे हैं। तो जब भी कोई रेखाखंड बनता है, कोई अनुपात की बात आती है, तो अब वो तो बीचों बीच बेटा, इसका मतलब ये इसका मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु होगा तो ये x1 y1, ये x2 y2, बीच में x, y। केंद्र ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। सिंपल सा काम किया, हमें x और x2 दे रखा है तो x1 निकल जाएगा, y और y2 दे रखा है तो y1, क्योंकि अगर x1 y1 आ गया तो बिंदु ए के निर्देशांक आ जाए। हल्की फुल्की कैलकुलेशन की और आपके सामने उत्तर हाजिर है सर। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, कोई परेशान करने वाला काम आपके लिए नहीं है। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से करो, एक एक चीज़ आपके लिए सिंपल है। बहुत ज़्यादा आपको केवल पर्सन की लैंग्वेज को समझना है। सारी तीनों के तीनों सवाल अब और बचे हुए, वो भी और ज़्यादा सिंपल है। एक तो वापस 10वां सवाल तो वापस उसका ही आ गया, 7.1 का, 7.2 का है ही नहीं। बाकी सिंपल चीज़ें अभी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, घंटे भर के आसपास मान लो, या 40-45 मिनट ही लगेगी। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो। पहले तो कोमा नहीं लगाओ तो लाइन बना दो, कोई समस्या नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं होती, आप लाइन बना के अलग अलग कर लो। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन आपके लिए लिखी गई, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, सारे एक ही वर्ड चल रहे हैं, वही विभाजन सूत्र, वही मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब ये मध्य बिंदु ये तो पता होना चाहिए कि इसका मध्य बिंदु है एबी का। क्यों? केंद्र हमेशा ही व्यास एबी का मध्य बिंदु ही होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। तो व्यास अगर 10 है तो त्रिज्याएं कितनी होगी? 5-5 होगी। 5-5 होने का मतलब दूरियां बराबर है, दूरियां बराबर होती है बीचों बीच बेटा, बीचों बीच बैठने का मतलब 1:1 में विभाजित करेगा। इसका मतलब व्यास एबी का क्या हो गया? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक लगाए, गुणा भाग कर दिया। 3 वैल्यू है इसके अंदर, 1 2 3, तो 1 2 3 इनमें से 2 दे रखी, 1 निकल जाएगी। वाई वाले में y1 निकालना और y और y2 दे रखा है। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा कोई समस्या वाला काम है नहीं। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यदि a और b क्रम से -2, -2 और 2, -4 हो तो आपको a और b दे रखे हैं। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने? P के, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। P जो बिंदु है ना, रेखाखंड AB पर स्थित है, लेकिन मध्य बिंदु पर नहीं स्थित होने का मतलब वो अगर मध्य क्या कहता है, वो ऐसा कहता है एकदम बीचों बीच स्थित है या मध्य में स्थित। पहले इसका चित्र बनाते हैं और फिर बाकी बातें कर लेंगे। ध्यान से समझना, सब शानदार लाजवाब सवाल है। A B और A के निर्देशांक है -2, -2 और B के निर्देशांक है 2, -4 और P कहीं ना कहीं यहाँ होना चाहिए। अब P के निर्देशांक तो ज्ञात करने हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी अनुपात में विभाजित करेगा, इसको बिल्कुल करेगा, और विभाजित करेगा m/n।
और फिक्स चीज़ है, जो भी बिंदु बीच में आता है उसके निर्देशांक हम x, y मानते हैं। ये बात ओके है ना, कोई समस्या नहीं। चलिए, और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि सर ये x1 होता है, ये y1 होता है, कि सर ये x2 होता है, कि सर ये y2 होता है। एग्री होना इन बातों से। तो रेखाखंड जब भी आता है फिक्स है, अभी किया हमने पहले और सवाल, कोई भी रेखाखंड आता है तो उसके साइड वाले में पहले x1 y1, दूसरा x2 y2, बीच में x, y, m अनुपात n में। मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूँ साहब, मुझे केवल और केवल जवाब चाहिए। मैं यहाँ नहीं करके, मुझे अगर p के निर्देशांक निकालना है, p के निर्देशांक निकालना है तो मुझे x और y का मान चाहिए। सिंपल सा काम, x और y निकालना है, रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब विभाजन सूत्र लगेगा। तो आप लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से, कौन से सूत्र से? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र x बराबर mx2 प्लस, एक मिनट रुकना भैया ना, एक मिनट। तो विभाजन सूत्र लगाते हैं, और विभाजन सूत्र आपका x निकालने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग किया जाता है, अंत्य विभाजन, ठीक है। mx2 प्लस का nx1 अपॉन में n+1 कोमा y बराबर my2 प्लस का ny1 अपॉन में m+n। ये लो सर। और अगर आपको ध्यान से देखना, और एक चीज दी गई है, पहले दिया गया जो है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी, दिया गया है कि जो ये AP बराबर है ना, वो 3/7 AB है। इस चीज का मतलब है, अभी मैं बताऊंगा, समझना। एक बात बताओ, मुझे x और y निकालना है। अगर मुझे x और y निकालना है तो ये और ये 6 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास अनुपात नहीं है ना। और m अनुपात n का यहाँ जो मतलब है ना, उस सूत्र के ऊपर गौर करना। मुझे m और n चाहिए, कहीं अनुपात नहीं, बाकी अनुपात की जरूरत पड़ती। हाँ, बाकी देखो x1 x2, ये रहा x1 x2, y1 y2, ये रहा y1 y2, सारे मान पड़े, केवल गुणा भाग करने। मुझे मेन जो मकसद काम करना है वो मेरे को अनुपात लाना है। क्या लाना है? अनुपात। अब एक बात बताइए सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इस चीज को आपने m बोला है, तो इस चीज को मैं AP भी तो बोल सकता हूं। इसका मतलब मैं AP अनुपात BP बोलना चाह रहा हूं। एक ही बात है, AP अनुपात BP या BP हो जाएगा, PA अनुपात PB बोल दो, एक ही बात। इसका मतलब m अनुपात n बोलो या कैसे। अब आप समझने का प्रयास करना साहब। अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं यहां से ये काम कर सकता हूं। इसको अगर सोल्व करूं तो इस AP को तो मैं AP रखता हूं, ये गुणा में नहीं है क्या, गुणा वाला इसके भाग में आ जाएगा, और बराबर हो गया 3/7। और अगर ध्यान से देखोगे इससे उत्तर तो आ जाएगा अनुपात, अभी मैं बता दूंगा कैसे। ये 100 क्या कर रहा है, ये साहब ये कर रहा है कि यहां पर AP का मान कितना है 3, BP का मान कितना 7। तो AP का मतलब क्या होगा, AP का मतलब यहां से यहां तक ये कितना है 3 है। ध्यान से समझ लेना साहब, अनुपात आते ही तो सवाल खत्म है वैसे भी। और ये कह रहा है कि सर AB का मतलब पूरी लाइन नहीं है क्या, यहां से यहां तक ये टोटल लाइन कितनी है 7 है। भाई AP कितनी है 3, टोटल लाइन 7 है। तो मेरे को आप बताइए साहब, क्या आप इस लाइन को 4 नहीं बोलोगे क्या? भाई पूरी लाइन अगर 7 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरी लाइन कितनी है 7, उसमें से ये हिस्सा 3 है, तो ये हिस्सा 4 ही तो बचा। टोटल में से 3 उधर चला गया तो पीछे 4 बच गया। तो इसका मतलब साहब अनुपात भी था गया। इसका मतलब मैं अगर यहां से इस लाइन को थोड़ा सा शो करूं तो मैं कह सकता हूं साहब m अनुपात n का मतलब इधर है 3/4। मैं और तरीका बताऊंगा कभी, आप केवल और केवल समझने के ऊपर ध्यान दें बढ़िया तरीके से। एक तरीका थी ये समझने का कि आपने इस चीज से ये डिनोट किया कि इस AP का मान 3 है, AB का मान 7 है। AP मतलब यहां से यहां तक का हिस्सा 3, AB मतलब यहां से यहां तक का पूरा हिस्सा कितना है 7। और अगर पूरी लाइन 7 है, उसमें से ये 3 है, पीछे 4 ही तो बचा। ये बात तो समझते हो?
ठीक है सर, एक तरीका तो ये होगी। दूसरा तरीका और है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। इसको मैं इस AP को क्या लिखता हूँ, AP। मुझे तो AP और BP का चाहिए, तो ये जो AB है, इस AB को मुझे पूरा लिखने के लिए AP और BP लिख दूंगे इसको जोड़कर। तो AB को लिखने का तरीका AP प्लस क्या हो जाएगा, BP बराबर 3/7। अरे सोचो, पूरी लाइन ये, तो ये लाइन कैसे आएगी, अगर AP में BP जोड़ दूं, पूरी लाइन के लिए AP में क्या जोड़ दूं, BP जोड़ दूं, तो ये आ जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद वज्र गुणा करवा दो, ये इधर गुणा, ये इधर गुणा, तो 7 को AP से गुणा करवाओ 7 AP, 3 गुणा हो जाएगा AP प्लस BP से, तो 7 AP बराबर 3 को अंदर गुणा करवाओगे 3 AP प्लस 3 ये हो जाएगा BP। ठीक है सर, AP को इधर ले आओ, तो 7 AP माइनस का 3 AP बराबर 3 BP। तो ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 AP तो बचेगा बराबर 3 BP। अब अनुपात किसका निकालना, AP अनुपात BP का। तो ये तो मैंने बोला था एज इट इज रखना M वाले में, गुणा वाला ले आओ भाग में, बराबर 3 की जगह 3, ये चला जाएगा भाग। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि AP अनुपात BP बराबर 3/4। कितना आएगा, 3/4। आप देख लो, दोनों ही तरीकों से सही है। अगर आपको ये बढ़िया लगा तो आप इससे कर लें, और ऊपर वाला बढ़िया लगा तो ऊपर वाला भी कोई गलत नहीं है। टोटल लाइन अगर 7 है, ये पता लग गया, AB मतलब पूरी 7 है, उसमें से AP 3 है, तो पीछे 4 ही बचेगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो सीधी सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी ये तरीका है, अगर AB को लिखो तो AB को AP प्लस BP लिख दो, AP प्लस BP, पूरा AB आ जाएगा। वज्र गुणा किया, इधर उधर लाई, 3/4 आ गया। अब जैसे भी आपको लगे वैसे कर लें, ऊपर वाले सीधा डायरेक्ट करें, सीधा डायरेक्ट भी कोई गलत नहीं, बाकी ये तरीका भी, बाकी ये कर लोगे थोड़े दिनों बाद आपको और याद रह जाएगा कि ये कहाँ से है। तो उम्मीद है ये जो चित्र था ना, इस चित्र को हमने पूरा करने में बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर किया। और आप देखो, एक बार कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बोलो। देखो, इसको यहाँ ही रखा AP, ये गुणा वाला यहाँ आ गया भाग में, 3 का 3 रखा, ये गुणा वाला भाग में, 3/4 का मतलब 3/4 होता है, 3/4 का मतलब 3/4। बाकी सारी चीज़ें सीधी सिंपल सी चल रही, कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं सर ये काम हो सकता है। ठीक है, बाकी अनुपात वैसे भी निकाल दिया, क्योंकि मुझे AB/AP का अनुपात नहीं चाहिए, मुझे चाहिए AP/BP का अनुपात। तो अगर AP 3 है और AB टोटल 7 है, तो ये 4 बच गया, तो 3 क्योंकि इधर वाला हिस्सा 3, इधर वाला हिस्सा 4, तो 3/4 हो जाएगा। ये तो आपको पता रखा अनुपात का, फिर तो बाद में। अब वैल्यू कैलकुलेशन कर रही हैं, आपको वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू आपके पास गिवन है। तो आपको x चाहिए, तो x बराबर m का मतलब 3, m का मतलब 3 ही था, 3 आएगा। फिर x2 का मतलब है 2 प्लस n का मतलब है 4 गुणा x1 का मान है -2, कितना आएगा साहब, -2 बटा में m का मान 3 और n का मान कितना 4, कोमा y मुझे निकालना, तो y बराबर m का मान 3 गुणा y2 कितना, y2 है -4, फिर प्लस n है 4 गुणा y1 का मतलब -2, y1 कितना हो जाएगा -2 बटा में 3 + 4। तो यहाँ से x बराबर 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 4 को -2 से गुणा करोगे तो -8 बटा में 7, ये तो 7 हो गए। y बराबर इसको इससे गुणा करोगे तो -12, इसको इससे गुणा करोगे तो -8 बटा में कितना 7। तो यहाँ से x बराबर -2/7, -8 -12 हो गए -20/7। कोई पॉइंट में भाग नहीं देना है, ब्रैकेट बनाओ, बात खत्म। सब जगह ब्रैकेट बना रहा हूँ, ऊपर बना रखा था, यहाँ पर बना देता हूँ। ये लो सब, ये आ गया x और y का मान, बात खत्म। बिंदु P भी था गया, और ये है उत्तरमाला, चेक कर लो आपसे। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक -2/7 कोमा -20/7 होंगे। ये लो सब,
सवाल तो सीधा सिंपल सा है, पहला ही सवाल है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सब दे रखे थे, अनुपात की बात करनी थी, लेकिन अनुपात का इसने एक नया कंसेप्ट दे दिया। मैं तो आपको यही कहूँगा कि जितनी बातें समझनी, एक सीधा सिंपल सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ए पी बराबर ये है, तो ए पी गुणा वाला भाग में आ गया, तो ए पी बटा ए बी बराबर 3/7। ए पी का हिस्सा 3 है, ए बी का हिस्सा 7 है, ए पी का हिस्सा 3 है, ए बी का हिस्सा 7 है। तो ए पी अगर 3 है और ए बी 7 है तो पीछे ये 4 ही तो बचा। समझ जाएगा एग्जामिनर, मस्त रहो आप लोग, आप इतना नहीं सोचेंगे सर नहीं समझा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप जितना काम करवाना उतना कर ले। टोटल लाइन है 7, उसमें से ये हिस्सा 3 है, तो 7 में से 3 के पीछे 4 ही तो बचा, तो ये हिस्सा अपने आप ही कितना बच गया, 4। तो उम्मीद है ज़्यादा कोई समस्या रही नहीं होगी। बढ़िया तरीके से एक कंसेप्ट मैंने 2 तरीके से एक ये भी बता दिया, एक नीचे वापस इसको आगे सोल्व। बाकी ये तो गुणा भाग है, अनुपात आने के बाद तो ये तो पहला सवाल बन गया। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, और 2 सवाल और बचे, प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति खत्म करने जा रहे हैं हम लोग, और बढ़िया तरीके से हमने एक कंसेप्ट को क्लियर किया सर। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको नहीं समझाएगा, और एक मेथड से चल रहा हूँ, मैंने कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं की। ठीक है, तो आप पूरा लाइन बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लें, बढ़िया तरीके से लिखें, बढ़िया तरीके से रिवीजन करें, और कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अब अनुपात वाला है वो तो आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से अनुपात दे दिया, अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, और 9वां सवाल इसके बाद करते हैं, फिर करते हैं 10वां सवाल। तो बढ़िया तरीके से ये कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है बिंदुओं ए -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। आपको याद हो तो हमने एक उदाहरण किया था 3 भागों में बांटने वाला, और एक ये सवाल आया है आपके कितने भागों में बांटने वाला, 4 भागों में। एक लाइन है उसको कितने भागों में बांटना है आपको, 4 भागों। चलिए सर, तो पहली बात तो इसका बनाते हैं बढ़िया तरीके से डायग्राम, आराम से समझना। एक ए, ये है बी। ए के निर्देशांक है -2,2, बी के निर्देशांक है आपके पास 2,8। ये आपको निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है सर, अब आप ध्यान देना, इस लाइन को मुझे कितने भागों में बिठाना है, 4 भागों बराबर बांटना है। तो 4 भागों बांटने के लिए मुझे 3 बिंदु बिठाने पड़ेंगे। जैसे देखो बराबर भाग, तो ये एक सी बिंदु है, यहाँ डी बिंदु है, यहाँ ई बिंदु। देख लो 4 भाग, 1 2 3 4, और चारों भाग आपस में है बराबर। और इन चारों बिंदुओं के मुझे निर्देशांक चाहिए। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, आप ध्यान से देखना आराम से, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। ध्यान दे सब। अब आप इसमें अनुपात की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि अब सारे मध्य बिंदु हो गए। कैसे, एक बात बताता हूं, आप इस बिंदु के ऊपर गौर करना। क्या ये बिंदु डी इस ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है? क्यों? क्योंकि इस डी से इधर भी 2 इकाई है, इधर भी 2 इकाई है, और दूरियां जब बराबर होती है तो इसका मतलब मध्य बिंदु हो गया। अगर मैंने डी निकाल लिया तो ए और डी के बीच में कौन बैठा? सी। इसका मतलब सी मध्य बिंदु हो गया। फिर डी और बी के बीच में कौन बैठा? ई। इसका मतलब मध्य बिंदु से हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो डी है वो मेन फैक्टर साबित हो रहा है। डी जो बिंदु है वो ए और बी का क्या है? आपके मध्य बिंदु है। ए और बी का क्या है? मध्य बिंदु। ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। हम आपके लिए अगर बात करें, अलग अलग हम कोशिश करते हैं तीनों पॉइंट के लिए। केस नंबर 1 लगाता हूँ मैं आपके लिए, सबके लिए अलग अलग डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, हम अलग अलग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ये ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक -2,2 और जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक है 2,8। और मुझे बिंदु के निकालने डी के निर्देशांक। मैं डी को डी रख रहा हूं, मैं डी को x, y नाम नहीं दे रहा हूं। मैं नाम दूंगा, सबको मुझे अलग अलग नाम देना, इसकी वजह मैं केवल डी दे रहा हूं। ठीक है, और आपको एक लाइन लिखनी है, आप लिखेंगे क्योंकि बिंदु डी रेखाखंड ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक से। सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कोई मातापची वाला काम है नहीं आपके लिए।
एकदम इजी वे में आपके लिए काम हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से, और मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलिए साहब, अब बात ध्यान से सुनना साहब। आपको सर यहाँ आपने x बराबर y बराबर लिखा नहीं। जब x बराबर y बराबर लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर अगर मैं x और y लिखता इसको x कोमा y मानना पड़ता, इसको x डैश y डैश बोलना होता, e को कुछ हो। इसकी बजाय आप x और y लिखे ही नहीं, क्योंकि अगर ये मान आ गया तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाए। जैसे आप ध्यान दो, x1 का मतलब है माइनस का 2 प्लस x2 का मतलब है 2 बटा में 2 हो गया, बिल्कुल सब। y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 8 और बटा में कितना हो गया 2। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी इसमें। एक सिंपल सा काम किया, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। थोड़ा सा सॉल्यूशंस आगे करेंगे तो -2 प्लस 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये 0 बटा 2 है, बिल्कुल सर। 10 बटा 2 है, ये कितना है साहब 10 बटा 2, और 10 बटा 2 0 बटा 2 तो 0 हो जाएगा, और 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 5। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को डी के निर्देशांक समझ में आ गए। पहले हमने ये देखा, रेखाखंड हमने ए बी बनाया, ए बी का मध्य बिंदु कौन हो गया डी, ए बी का मध्य बिंदु हो गया डी, तो डी बिंदु डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं। तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, कैलकुलेशन की ये उत्तर आ गए। और मैं यहाँ से आराम से लिख सकता हूँ, कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। आप लिखेंगे अति बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक 0,5 होंगे। ये लो सर, ये बिंदु डी के निर्देशांक हो गए 0,5। कोई ज्यादा समस्या वाला काम है नहीं। ये केस नंबर हमने फर्स्ट सोल्व कर दी। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में सी निकाल लेता हूं, तो ए और डी के बीच में कौन बैठा, सी। इसका मतलब मुझे यहां से बनाना पड़ेगा ए और सी। ये ए है, ये डी है। भाई ए और डी के बीच में सी बैठा, तो ए के निर्देशांक तो है आपके पास -2,2 और डी के निर्देशांक अभी हमने निकाल लिए। डी के निर्देशांक है 0,5 और ये है बिंदु सी। ठीक है, और अब सी के निकालने तो वही आपको वापस भाषा लिखनी, तो आप लिखेंगे चूंकि बिंदु सी रेखाखंड एडी का बिंदु सी रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, और मध्य बिंदु के निर्देशांक वही बात वापस सूत्र लिख दो, कोई समस्या नहीं। x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 का मान -2, बिल्कुल सर। x2 का मान 0 बटा में 2, y1 का मान कितना 2 प्लस y2 का मान कितना 5 बटा में 7। इसको इधर सोल्व कर देता हूँ। -2 प्लस 0 माइनस का 2 बटा 2, 5 और 2 7। अरे 7 कहाँ से लिख दिया, 2 है नीचे, 2 है ना भाई, बिल्कुल। और ये हो जाएगा 7 बटा 2। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा -1,7 बटा 2। उम्मीद है सीधा सिंपल सा काम कर रहा हूँ। x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। लाइन लिख दो, अतः बिंदु C के निर्देशांक -1,7 बटा 2 होंगे। ये लो सर, थोड़ी जगह एडजस्ट कर लेते, तीसरा केस भी ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ये लो सर,
कोई ज़्यादा नहीं था। ए बिंदु और डी के बीच में सी बेटा है, तो सी बिंदु रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2 कैलकुलेशन की। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल काम आप नहीं, इतना इसको भयानक नहीं कह सकते कि सर हार्ड चल रहा है, बिल्कुल सिंपल सर। केस नंबर थर्ड में ई निकालता हूँ, ई डी और बी के बीच में बेटा है, तो मुझे यहाँ से डी और बी के बीच में बेटा दो इसको। ये लो सब, ये डी है, ये बी है, और बी है आपके पास 2,8 और डी हमने निकाल रखा 0,5 और ई आपको चाहिए, ई इसके बीचों बीच बेटा। ठीक है, बीचों बीच ही है, मैं लिख देता हूँ, मैं बराबर के चिन्ह लगा देता हूँ आपके लिए ताकि आपको मुश्किल नहीं लगे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल ही है। और वही घिसी पिटी बातें वापस आप लिखेंगे, चूंकि बिंदु ई रेखाखंड डीबी का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक से मध्य बिंदु के और मध्य बिंदु के निर्देशांक से जब आप सूत्र लिखेंगे तो x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2, x1 0 x2 2, तो 0 + 2 बटा 2, y1 5 y2 8, 5 + 8 बटा 2, 0 + 2 होगा, 2 बटा 2 कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 13 बटा 2। ठीक है, एक अतः वाली लाइन लिख दो, अतः बिंदु ई के निर्देशांक 1,13 बटा 2 होंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं साहब, आप ये नहीं कह सकते सर बहुत बड़ा सवाल है, हार्ड है, कुछ भी नहीं। x1 + x2 बटा 2 करते जाना। मेन पहले समझना था, इस पूरे रेखाखंड का मध्य बिंदु D है, तो हमने D निकाले। D आने के बाद A और D का मध्य बिंदु C हो गया, D और B का मध्य बिंदु E हो गया। फिर वही बात है, x1 + x2 बटा 2। ज़्यादा मैं रिपीट भी नहीं करूँगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कर लो। बोलो साहब, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस देखो, आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी बात। बहुत ज़रूरी है चीज़ें आपको करना कि आप क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को समझें कैसे। 3 नंबर का सवाल आने के पूरे चांसेस है, कितने सिंपल हो, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखना। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से। कोई ज़्यादा समस्या वाला काम हो तो बोलो कि सर ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। कोई नई चीज़ नहीं लिखवाई मैंने, अगर कोई नई लिखवाई हो और आपको लगे कि सर नहीं ये तो अब समझ में नहीं आई, आपने ऐसा कर दिया, वो तो मध्य बिंदु के निर्देशांक सारी बातें एकदम क्लियर कट लिखी है। हाँ, x बराबर नहीं लिया मैंने, बिंदुओं के निर्देशांक माने नहीं, मैंने सीधा निकाल दिया। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल लाली को क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा और बिना कोई डाउट, बिना कोई समस्या के आपके सवाल हो जाना चाहिए। सारे केस अलग अलग एकदम बेहतरीन पानी की तरह साफ लिखे हुए एकदम, देख लो। ठीक है, रेखाखंड बना, x1 x2 y1 y2 सारे मान दे रखे, तो ये कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, फिर ये करवाता हूँ। फिर ये जो निर्देशांक ज्यामिति हमने चैप्टर शुरू किया था, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लिया और खत्म भी हो गया। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये देखो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या। अगर आप किताब को देखेंगे तो आपकी किताब के सामने लिखा हुआ हिंट करके कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, लेकिन आपको सूत्र याद होना चाहिए और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में वो बातें लिखवा रखी। तो बढ़िया तरीके से हम पहले समचतुर्भुज बनाते हैं, दोनों विकर्णों की लंबाई निकालते हैं, फिर गुणनफल कर लेंगे। ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल है नहीं, बहुत ईजी सवाल आ गया है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा ढंग का बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा सवाल है नहीं बड़ा ही। तो ये लो सर, बना दिया। नामकरण कहीं से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए दे दो, इसको बी दे दो, यहाँ सी दे दो, यहाँ डी दे दो। क्रम से चलना, तो ए के निर्देशांक सबसे पहले आपको दे रखे,
3,0। बी के निर्देशांक आपके पास है 4,5। सी के निर्देशांक है -1,4। डी के निर्देशांक है -2,-1 और विकर्णों की लंबाई है, एक विकर्ण एसी है, एक विकर्ण बीटी है। पहली बात तो साहब ये पता होना चाहिए कि ये जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल कौन कौन से विकर्ण, एक तो एसी विकर्ण, एक बीडी विकर्ण। इसका मतलब यहाँ भुजाएं मत निकाल लेना, हमें केवल और केवल एसी और बीडी निकालना पड़ेगा। और दूरी सूत्र लगेगा, 7.2 का सवाल है। आप लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र बराबर, चूंकि दूरी सूत्र बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास दूरी सूत्र होता है। और दूरी पहले हम निकालेंगे विकर्ण एसी की, भुजाएं मत निकाल देना है ना, विकर्ण ही निकालना। विकर्ण एसी बराबर, ये लो सर, आराम से समझते हो जाना, कोई ज्यादा समस्या वाला काम है नहीं। विकर्ण एसी के लिए x1 का मान है 3, फिर माइनस x2 का मान है -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 4 का होल स्क्वायर। वही काम क्या, देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर ढंग से बात करूं एसी बराबर अंडर रूट के अंदर, तो ये 3 + 1 का होल स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, 0 में से -4 जाएगा तो ये -4 का होल स्क्वायर बचेगा। बड़े सिंपल से हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। तो एस सी बराबर 3 और 1 4 का स्क्वायर, फिर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एस सी बराबर 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी कितना आएगा आपके पास 16। तो बात करेंगे अगर एस सी की, तो एस सी बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 32, 16 और 16 32। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 2। तो एस सी का मतलब हो जाएगा 16 बार आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 4√2। और ये विकर्ण की लंबाई है, तो इसके लिए आपको इकाई लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास इस एस सी का मान आ गया, ज़्यादा कोई समस्या आपको करेगा नहीं। मेरे को नहीं लगता, सवाल बहुत सिंपल है। हमने तो 6 बार दूरियां निकाली है समचतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज का प्रकार निकालने के लिए 7.1 के अंदर। यहाँ तो 2 बार ही निकालने विकर्ण, तो विकर्ण ये हमने निकाल ली। अगला विकर्ण मुझे और निकालना पड़ेगा, और वो विकर्ण है विकर्ण बीडी। विकर्ण बीडी बराबर बी से लेकर डी तक। तो ये जब विकर्ण हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √(x1), दूरी सूत्र लगेगा x1, तो x1 का मान कितना है 4, कितना है 4, फिर माइनस x2 का मान कितना है -2, तो -2 यहां रखोगे तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर आपको रखना है y1, तो y1 कितना है आपके पास 5, माइनस y2 कितना है -1, तो ये माइनस और वो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो ये लिखेंगे बी डी बराबर अंडर रूट के अंदर 4 और 2 6 का स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर। बात करेंगे बी डी की, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36। गुणा भाग अगर हम करेंगे तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो यहाँ से बी डी बराबर अंडर रूट के अंदर 72 को आप लिख सकते हो 36 × 2, और बी डी बराबर 36 बार आएगा तो 6√2 इकाई, 6√2 क्या आ जाएगा इकाई। तो ये आपके पास इसका आया है उत्तर। मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा समस्या वाला काम यहाँ तक है। अब एक नई चीज़ क्षेत्रफल पूछ लिया, बाकी अगर समचतुर्भुज का प्रकार पूछ लेता है, सिद्ध करना पूछ लेता, तो हम पहले ए बी निकालते, बी सी निकालते, सी डी डी ए, फिर विकर्ण निकालते। लेकिन यहाँ विकर्ण की जरूरत है क्योंकि सवाल के अंदर विकर्ण ही पूछा गया। अब मैं बाकी का काम यहाँ कर रहा हूँ, गुणा भाग वाला। ठीक है, आप ध्यान दें। आप लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साहब 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल।
ये आपके पास क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल को ए से लिख दूं, बिल्कुल सब। फिर है 1/2 गुणा विकर्ण कौन कौन से, AC गुणा BD। तो दो ही तो विकर्ण होते हैं, विकर्णों का गुणनफल मतलब विकर्ण AC और विकर्ण BD का गुणनफल। इनके मान आपके पास है, आप रख दें, कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर आ जाएगा। 1/2 गुणा AC का मान है 4√2। कितना है साहब, 4√2 गुणा BD का मान है 6√2। कितना है, 6√2। तो मैं यहां से क्षेत्रफल बराबर 4 को 6 से गुणा करूंगा तो सॉरी 1/2 तो लिखूं, पहले भूल गया। तो ये है 1/2 गुणा 4 को 6 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 24। लेकिन ध्यान देना, इस √2 को √2 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल। तो क्षेत्रफल आ गया 24। और क्षेत्रफल की इकाई नहीं होती, क्षेत्रफल की इकाई होती है हमेशा वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल के लिए पीछे क्या लगाना पड़ेगा आपको, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, एक ही बात है। तो ये आपके पास इसका आया है उत्तर, ये आपके पास आ गया है फाइनल उत्तर। अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो, अतः वाली लाइन जरूर लिख देना, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई होगा। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई होगा। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई होगा। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आप पहले सूत्र सोच लेते हैं ना, विकर्णों का गुणनफल, तो AC गुणा BD, विकर्ण दो ही होते हैं AC और BD, तो AC और BD आपको चाहिए। तो दूरी सूत्र A से C जाने का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते गए, काम करते गए, मान रखा, इसको गुणा किया 24, √2 को √2 से किया, 2 से 2 कैंसिल, 24 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल में वर्ग इकाई आता है और आयतन में घन इकाई आता है, और बाकी के लिए सब के लिए जो इकाई है वही आती है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम है नहीं इस सवाल में, आने लायक सवाल है। आपसे कोई पूछ लेगा 2 नंबर में या 3 नंबर के अंदर, तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, और बढ़िया तरीके से हमने निर्देशांक ज्यामिति को आज कर दिया है खत्म। ये आपके सामने इस सवाल का सॉल्यूशन हाजिर है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को आपके बढ़िया तरीके से बात समझ में आई होगी। बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को करो, बिना हिचकिचाहट के कोई आपको काम करना है, बेहतरीन तरीके से आपको काम करना है, इस चैप्टर को करना। अगली क्लास में मिलेंगे अपने त्रिकोणमिति का परिचय लेकर, प्रश्नावली 8वें त्रिकोणमिति परिचय। अब लगातार ही चलेंगे 14 चैप्टर तक। त्रिकोणमिति थोड़ी सी बच्चों को हार्ड लगती है, बढ़िया तरीके से मैं आपको करूंगा बिना कोई डाउट के, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक आप इस चैप्टर का रिवीजन करना 1-2 बार, जब तक वीडियो नहीं आता तब तक आप इसका रिवीजन करते रहें, 2-3 बार इसको कर लें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।